जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो कंप्लीट ईवीएस प्रैक्टिस सीरीज का यह तीसरा आज प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, यहाँ पर मैं टोटल ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ और ये डेली आपको 7 बजे शाम में ये प्रैक्टिस सेट मिल जाता है डेली। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले वीडियोस हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वो आपसे कोई भी मिस नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपकी पूरी 30 में 30 नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है इस प्रैक्टिस सेट 3 का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 नहीं है, N2O नहीं है, CO नहीं है या फिर CH4 नहीं है। तो CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर ये मीथेन है। तो यहाँ पर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, इसलिए यहाँ पर C ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं वो मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सूर्य की यहाँ पर ऊष्मा होती है वो यहाँ पर अर्थ पर आने तो देती हैं ये गैसेस, लेकिन इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जाने देते हैं गर्मी को। तो इसलिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है यहाँ पर। तो जब इंक्रीज कर जाता है तो इन्हीं गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस है तो कौन सी है? तो CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपको याद रखना है, जो कि सभी ठंडे संयंत्र से यहाँ पर उत्सर्जित होती है। अब ठंडे जो संयंत्र होते हैं, ठंडी मशीनें कौन होती हैं? तो जो यहाँ पर जैसे कि AC है, एयर कंडीशनर है यहाँ पर, या फिर फ्रिज है। तो इन सब से जो यहाँ पर निकलती है गैस वो क्या होती है? यहाँ पर CFC गैस होती है। और ये सबसे ज़्यादा क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करती है? ओजोन परत को भी यहाँ पर क्षति पहुँचा रही है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, लवण जो जल का अवशोषण करता है यहाँ पर कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, अनहाइड्रस लवण कहलाता है, हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है या फिर हाइड्रोफोबिक लवण यहाँ पर कहलाता है। तो जो लवण जल का यहाँ पर अवशोषण करता है उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, इसलिए A ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम यहाँ पर जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रति यहाँ पर के लिए यहाँ पर क्या प्रयुक्त पद है? तो क्रोड संरक्षण है, यहाँ पर स्वस्थानीय यहाँ पर संरक्षण है, या फिर अपस्थानीय संरक्षण, या फिर परिधीय संरक्षण है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि अपस्थानीय संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि अपस्थानीय संरक्षण में क्या होता है? सभी पारिस्थितिकी तंत्र आ जाते हैं, प्राकृतिक अधिवासी संरक्षण आ जाते हैं और उनका जो प्राकृतिक वातावरण होता है, प्रजातियाँ जो होती हैं, वो सभी अपस्थानीय संरक्षण में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत यहाँ पर क्या होता है? लगभग में क्या होगा? 44% होगा, 23% होगा, 40% होगा या फिर 21% होगा। तो जो ऑक्सीजन होती है इन्वायरमेंट में वो 21% होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो ये 20.9 होता है प्रतिशत, लेकिन यहाँ पर लगभग पूछा था तो 21% आपको यहाँ पर ऑप्शन को टिक कर देना है। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट में पूरा यहाँ पर देख लेते हैं कि हवा जो होती है या फिर एयर जो कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पर कंपोजिशन देख लेते हैं एयर का। तो क्या होता है कंपोजिशन? यहाँ पर नाइट्रोजन होती है जो कि 78% होती है। आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस कितनी होती है इन्वायरमेंट में? तो 78% होती है। ऑक्सीजन जो गैस होती है लगभग में 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.0 यहाँ पर 3% में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो अदर गैसेज होती हैं, अदर गैसेज में क्या आ जाएगा? जैसे कि आर्गन आ जाएगा और भी बहुत सारी गैसेज, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर वो 0.07% में होती हैं सभी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद है यहाँ से आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कभी कभी आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लेता है
कभी कभी ऑक्सीजन का यहाँ पर प्रतिशत पूछ लेता है और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछ लेता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपकी पूरी ईवीएस को मैं कवर कर रहा हूँ। वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और उनके सारे यहाँ पर जो ऑप्शन आपके आने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी यहाँ पर ऑप्शन में डिस्कस करता हूँ। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन जीवीय कारक यहाँ पर नहीं है। पेड़ पौधे नहीं है, जंतु नहीं है, सूक्ष्म जीव नहीं, या फिर प्रस्तर नहीं है। तो यहाँ पर जीवीय कारक मतलब कि जिनमें जीवन है वो कारक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर प्रस्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तर क्या होता है, अजीविक कारक होता है या अजैविक कारक होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि प्रस्तर जो है अजैविक कारक होता है, पेड़ पौधे जंतु और सूक्ष्म जीव ये क्या होते हैं, सभी जैविक कारक होते हैं। तो आपको याद रखना जिनमें जीवन होता है उनको जैविक कारक कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता उनको अजैविक कारक कहते हैं। तो यहाँ पर जीवी कारक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या फिर वायरसों द्वारा। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो यहाँ पर रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस होता है, वो सभी हरे पौधों द्वारा किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी मैं यहाँ पर रिएक्शन भी बता देता हूँ। पौधे क्या करते हैं, जैसे कि ये पौधा है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, और यहाँ पर सूर्य होता है, ये सन होता है। तो सन की जो रेज होती हैं वो यहाँ पर पड़ती हैं पौधे में, और यहाँ पर जड़ें जो होती हैं वो यहाँ पर जल और यहाँ पर खनिज लवण ले लेती हैं सभी जड़ें यहाँ पर पौधे की, और जाइलम के द्वारा यहाँ पर पत्तियों तक पहुँचाया जाता है जाइलम। फिर क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर ले लेता है पौधा एनवायरनमेंट से, और जल यहाँ पर ज़मीन से जड़ से ले लेता है। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि क्लोरोफिल जो होता है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, पत्तियों से मिल जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट यहाँ पर सन से मिल जाती है। तो यहाँ पर सनलाइट भी हो जाती है, और यहाँ पर क्या बना देता है, CO2 और H2O के फॉर्म में ये क्या बना देता है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो गैस यहाँ पर निकलती है। तो ये कुछ क्या है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, आपके सीटेट में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। पौधे क्या करते हैं, CO2 एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, जल को यहाँ पर वो जड़ों से ले लेते हैं, क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता है, सनलाइट वो सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, C6H12O6 से, और यहाँ पर O2 जो गैस होती है वो यहाँ पर निकल जाती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि सामुद्रिक कच्छपों को, यहाँ पर कच्छपों का मतलब है कछुए की प्रजाति से, को जीवंत जीवाश्म यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर कौन सी संख्या है यहाँ पर कछुओं की, तो केनेप्स यहाँ पर है रिडले, या फिर यहाँ पर जो बी ऑप्शन है कि लागर हेड, या फिर ऑलिव रिडले, या फिर यहाँ पर फ्लैट बैक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो समुद्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है कछुओं की वो ऑलिव रिडले है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं यहाँ पर। तो किसी भी जगह पे फ्लोरा और फौना क्या यहाँ पर सूचित करते हैं कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं को यहाँ पर सूचित करते हैं, मछलियों एवं पेड़ पौधों को सूचित करते हैं, जंतुओं एवं मछलियों को सूचित करते हैं, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को यहाँ पर सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरा होता है वो पेड़ पौधों को सूचित करता है, और फौना जो है वो जंतुओं को सूचित करता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण यहाँ पर क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है, वायु है, तालाब है, जल है, या फिर मृदा है यहाँ पर। तो तालाब हो जाएगा, क्योंकि तालाब में क्या होगा, जैविक और अजैविक दोनों कारक यहाँ पर पाए जाएंगे, जैविक और अजैविक दोनों कारक वहाँ पर पाए जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण जो है
ये तालाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वो तालाब है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को यहाँ पर क्या कहते हैं। अगर कोई भी जो प्राणी है वो दूसरे मृत जंतुओं पर निर्वाह करता है, मतलब निर्भर रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, डीकम्पोजर कहेंगे, स्कैवेंजर कहेंगे, या फिर ओमनीवोर यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर स्कैवेंजर कहते हैं, क्योंकि जो मृत जंतुओं या फिर पेड़ पौधों को गलाता सड़ाता है, उनको खाता है, उसको स्कैवेंजर कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो WWF करती है, WHO करती है, पेटा करता है, या फिर UN यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर WWF करता है। वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पर फंड है, तो यहाँ पर क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि यहाँ पर क्या करता है, विश्व पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि फलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। यह संरचनाएं क्या होती हैं, तो बीजांड होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, बाह्य दल होते हैं, या फिर यहाँ पर पुष्प दल होते हैं। तो ये बीजांड होते हैं, क्योंकि अंडाशय के अंदर छोटी छोटी जो गोल संरचनाएं पाई जाती हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर बीजांड होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती, भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है, भौतिक एवं जैविक तंत्र दोनों से होती है, या फिर भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से यहाँ पर होती है। तो आपको याद रखना कि भौतिक एवं जैविक और सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि जलीय पौधा निम्न में से कौन सी अनुकूलन विशेषता यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो कोई भी अगर जलीय पौधा है तो कौन सी अनुकूलन विशेषता वो प्रदर्शित करेगा, काष्ठ ऊतकों की अच्छी मात्रा यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, जड़ों की अच्छी मात्रा प्रदर्शित करेगा, या फिर विच्छेदित पत्ते प्रदर्शित करेगा, या फिर यहाँ पर मूल गोप वो प्रदर्शित करेगा। तो विच्छेदित पत्ते यहाँ पर प्रदर्शित करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो यहाँ पर क्या है, जो कंज्यूमर है वो सेकंड श्रेणी का कंज्यूमर कौन हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, यहाँ पर सांप हो जाएगा, शेर हो जाएगा, या फिर बकरी होगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर, यहाँ पर मैंने इसलिए फ़ोटो भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो देख सकते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं, यहाँ पर पौधे जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं। अब पौधों को यहाँ पर टिड्डा खाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है। फिर टिड्डे को कौन खाता है, तो सांप खाता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा, सांप हो जाएगा। फिर सांप को कौन खाता है, यहाँ पर गिलहरी या खाती है, या फिर कोई भी यहाँ पर जैसे लोमड़ी खा लेती है, तो टर्सरी यहाँ पर तृतीय जो उपभोक्ता होगा वो लोमड़ी हो जाएगा। और लोमड़ी या खरगोश को कौन खा जाता है यहाँ पर, तो चील या बाज खा जाता है। तो यहाँ पर अपेक्स या फिर उच्च यहाँ पर प्रेडेटर हो जाता है, इसलिए आपको समझ लेना है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्लांट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी जो होते हैं वो टिड्डा, जो कि यहाँ पर पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि बकरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, आपको सांप पे यहाँ पे क्या कर देना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसलिए फ़ोटो भी लगा दिया था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इससे जुड़ जाएंगे मेरे चैनल से तो यहाँ पर आप ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इनसे आपके सारे जो क्वेश्चन सीटेट में आते हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे। और आपका जो वहाँ पर है ईवीएस का जैसे है, हिंदी का है, सीडीपी का है, तो सभी यहाँ पर मैं चैप्टर करा रहा हूँ, आप लोगों को सारे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आपके यहाँ पर मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो यहाँ पर 120 प्लस आपके आसानी से आ जाएंगे यहाँ पर सीटेट में मार्क्स। चलिए अब देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में यहाँ पर जागरूक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को अगर आपको जल की कमी के बारे में जागरूक करना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर ए ऑप्शन है सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाएंगे, फिल्म दिखाएंगे वहाँ पर।
बी ऑप्शन है कि उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी का संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करेंगे आप। सी ऑप्शन है कि कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे वहाँ पर छात्रों से। या फिर डी ऑप्शन है कि विश्व के जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े वहाँ पर आप बताएंगे। तो यहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे वहाँ पर, जिससे कि बच्चों को ये पता चलेगा कि अगर सूखा पड़ जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, तो कौन सी कंडीशन हमारे यहाँ पर आगे आ जाएगी। तो इसलिए वो यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से जागरूक हो जाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन का कार्य यहाँ पर क्या नहीं है। शैक्षिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थी को पतन की ओर ले जाना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना, या फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन यहाँ पर करना। तो यहाँ पर विद्यार्थी को पतन की ओर ले जाना, क्योंकि मूल्यांकन का कार्य क्या नहीं है, क्योंकि उसकी पतन की ओर नहीं ले जाना है, उसको प्रोग्रेस करना है, इसलिए यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों को यहाँ पर पढ़ना है। तो अधिगम का मापन यहाँ पर करना है, बालक की उन्नति पर विचार करना है, अधिगमकर्ता के अधिगम को बढ़ाना है, या फिर एक व्यापक यहाँ पर मूल्यांकन आपको करना है। तो क्या हो जाएगा कि अधिगम का मापन हो सकता है, बिल्कुल सही है। बालक की उन्नति पर आप विचार कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता के अधिगम को बढ़ाना, क्योंकि अधिगमकर्ता कौन होगा, टीचर होगा, क्योंकि आप मापन प्रक्रिया कर रहे हैं तो टीचर का कोई भी यहाँ पर अधिगम को नहीं बढ़ाना है, तो ये गलत हो जाएगा। एक व्यापक मूल्यांकन आपको करना होगा बच्चों का, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। अगर जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो क्या होता है, उसको कुछ नॉलेज होता है, अपनी मातृभाषा के बारे में नॉलेज होता है। तो मातृभाषा ही को ही यहाँ पर बेस मान करके आपको नई अवधारणा अगर बच्चों को सिखाना है तो उसका क्या उद्देश्य होगा, और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नता को यहाँ पर समझना, अधिगम के स्थानांतरण की ओर अधिक आसान यहाँ पर बनाना, या फिर अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को यहाँ पर बढ़ावा देना। तो यहाँ पर अधिगमकर्ता के स्थानांतरण को अधिक यहाँ पर आसान बनाना, क्योंकि जो अधिगम यहाँ पर होगा उसका अगर आप स्थानांतरण करेंगे, कहाँ से स्थानांतरण करेंगे, जो बच्चे का यहाँ पर पूर्व ज्ञान था उससे स्थानांतरित करके नए ज्ञान से जोड़ेंगे। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, क्योंकि अगर आप खेलों के माध्यम से बच्चों को सामाजिक ज्ञान के बारे में उनका सामाजिक विकास कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बालक कल्पना करके खेलते हैं, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, या फिर यहाँ पर बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, या फिर बालक स्वतंत्र होकर यहाँ पर वो खेलते हैं। तो आपको याद रखना है बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का यहाँ पर प्रयोग करता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वाइगोस्की यही कहते हैं कि जो बालक होता है वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, अपने बौद्धिक शक्ति का वो प्रयोग करके सारी चीज़ें सामाजिकता का विकास करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे और वनस्पतियों के रोपण, पोषण और संवर्धन को पुण्य कार्य माना जाता है। यहाँ पर उसके पीछे कौन सी यहाँ पर भावना छिपी हुई है। तो ए ऑप्शन है कि पेड़ पौधों को काटने से पहले क्षमा याचना की भावना करना, या फिर पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने और वनों को बढ़ावा देने की भावना, प्राचीन परंपरा के निर्वहन की भावना, या फिर भोज्य पदार्थों की प्राप्ति की यहाँ पर भावना हो जाएगा। तो यहाँ पर पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने, वनों को बढ़ावा देने की भावना यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों का रोपण कर रहे हैं, मतलब कि पेड़ पौधों को आप लगा रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, ये एक पुण्य कार्य माना गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। तो ए ऑप्शन है यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इसे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। सी ऑप्शन है कि यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा कि इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को अगर आप मुख्य स्थान दे रहे हैं तो यहाँ पर श्रम के प्रति आस्था आप उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सत्य नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है संसाधनों के संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है यहाँ पर, या फिर संरक्षण का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना है, या फिर सी ऑप्शन है कि यहाँ पर मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, या फिर क्या होगा संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था तो इसलिए निगेटिव ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया मिट्टी जल दीर्घकालिक परिवर्तनीय संसाधन है, अतः इसके संरक्षण उपायों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षण इकाई में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों को ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत करना, विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत कराना, शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में विद्यार्थी प्रगति का यहाँ पर पता लगाना, या फिर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परिश्रम के लिए उद्यत करना। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप शिक्षण इकाई का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा कि विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत कराना। क्योंकि शिक्षण का क्या उद्देश्य अगर वही बच्चे नहीं जान पाएंगे तो वहाँ पर कैसे वो सीख पाएंगे या आप सिखा पाएंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव है यहाँ पर। तो आपका क्या सुझाव होगा कि यह सभी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं। बी ऑप्शन है कि इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है। सी ऑप्शन है कि इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है, या फिर इनसे विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का यहाँ पर मनोरंजन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का यहाँ पर विकास होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर विद्यालय में आप आयोजित की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाएं आप कर रहे हैं तो उसमें बच्चों में सामाजिक सहभागिता का गुण विकास होगा वहाँ पर, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से किन गतिविधियों का यहाँ पर चुनाव करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर कि विद्यार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। सेकंड है वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना। थर्ड है फलों और सब्जियों में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों तैयार करने की विधि बताना यहाँ पर, या फिर अनुपयोगी कपड़ों को जला देने का यहाँ पर सुझाव विद्यार्थियों को देना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना सही हो जाएगा। वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर फलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकार पेय पदार्थ तैयार करने की विधि बताना बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है कि पर्यटकों को चिड़ियाघरों और वनस्पति विज्ञान के उद्यानों की तरफ आकर्षित करने में। बी ऑप्शन है कि प्रदूषण करने वाले ईंधनों का प्रयोग कम करने में। थर्ड है यहाँ पर कि पर्यटन के लिए सड़कों का विकास करने में, या फिर जैव विविधता की देखभाल करने में। तो यहाँ पर जो है जैव विविधता की देखभाल करने में ही हो जाएगा, क्योंकि जो पारिस्थितिकी पर्यटन है वो सहायता करता है जैव विविधता के बारे में और उनकी देखभाल करने के बारे में। तो यहाँ डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित करता है कि। तो क्या यहाँ पर स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व निहित करता है। ए ऑप्शन है कि उनसे विद्यार्थियों के श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है। बी ऑप्शन है कि यह समाज के लिए उपयोगी है। सी ऑप्शन है यह सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या फिर समाज इन्हें सम्मान प्रदान करता है। तो यहाँ पर इन्हें विद्यार्थियों के श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का यहाँ पर क्या कारण है। अगर आप मानव जीवन पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वहाँ पर वस्तुओं, गैसों और ईंधनों का पर्यावरण विषय में क्या सम्मिलित क्यों किया जाता है, वहाँ पर क्यों यहाँ पर वो उसका चैप्टर पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ों के बारे में। तो संसाधन संरक्षण के लिए पढ़ाया जाता है, संसाधन उपलब्धता जानने के लिए, संसाधन नष्ट करने के लिए, या फिर संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो बताएंगे कि वस्तुओं का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, गैसों का और ईंधनों का क्या उपयोग है, तो इसलिए हम यहाँ पर पर्यावरण विषय में सम्मिलित करते हैं।
उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देख लेते हैं लास्ट ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है 30 नंबर। पास पड़ोस व मित्र बालक में सहयोग की भावना के विकास में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो पास पड़ोस यहाँ पर मित्र और बालक में यहाँ पर सहयोग की भावना विकसित करने में क्या सहायता करते हैं। तो ए ऑप्शन है बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर। बी ऑप्शन है बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, बालक को अपने व्यवहार को प्रभावित करके, या फिर यहाँ पर बालक को स्वयं से प्रभावित न होने पर उनका बहिष्कार करके। तो यहाँ पर बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ 30 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये फ्री PDF आप लोगों को देता हूँ जो मैंने यहाँ पे कराया है, और जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट आगे कराने वाला हूँ उनकी भी फ्री अब मैं देने वाला हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और फिर ये PDF आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।